In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Dear students, this is Ishar, your biology teacher. अब यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में चूँकि पढ़ा था कि ग्लाइकोलिसिस आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ग्लूकोज की कन्वर्जन है इनटू पायरुवेट बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस का ये कहाँ हो रहा है, ये साइटोसोल के अंदर हो रहा है। ठीक है, और साइटोसोल में आपके पास कितने पायरुवेट बनते हैं? आपके पास 2 पायरुवेट बनते हैं। अब इन पायरुवेट की फेट्स क्या होंगी, इनका आगे क्या बनेगा? तो आपने यहाँ पे बेसिकली 4 चीज़ें याद रख लेनी है। सबसे पहली चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है पायरुवेट के हवाले से वो ये है कि पायरुवेट कन्वर्ट हो सकता है एसिटाइल कोए के अंदर, और ये कब होगा? जब आपके पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी, यानी कि जब पायरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होगा तो ये आपके पास एरोबिक रिस्पायरेशन की तरफ रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा। अब आपके पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी थी, आपका पायरुवेट एसिटाइल कोए बन गया और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में आपके पास एरोबिक रिस्पायरेशन होने लग गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेकंड फेट है इसकी वो क्या है? वो है इथानोल। इथानोल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कब होगा? कि जब आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यानी कि ये एक फर्मेंटेशन प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीजन की अनअवेलेबिलिटी में आप क्या करते हैं? आप पायरुवेट से इथानॉल बनाते हैं। जो तीसरी आपके पास फेट है वो हो सकती है लैक्टेट, यानी कि लैक्टिक एसिड, और ये भी फर्मेंटेशन है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, और ये भी आपके पास ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही रिएक्शन होगा। एंड आपके पास एक चौथी फेट, आप इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे याद रख लें कि पायरुवेट को हम दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यही आपके पास कब होता है? जब आपके पास ग्लूकोनियोजेंसिस करनी होती है। ग्लूकोनियोजेंसिस क्या है? इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन शुगर सोर्सेज, फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। तो उसमें आपके पास अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, आपके पास लिपिड्स आ जाते हैं, आपके पास पायरुवेट आ जाता है। तो ये आपके पास फेट्स ऑफ पायरुवेट हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन एज वेल एज डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द सेल। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास सेल के अंदर एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल हो, लेकिन नीड ऑफ द सेल के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं? हम पायरुवेट को एनएरोबिकली भी कन्वर्ट कर सकते हैं आगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि हमने बात की एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है? एरोबिक रिस्पायरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इट इज कॉल्ड एज एनएरोबिक रिस्पायरेशन, और एनएरोबिक रिस्पायरेशन को ही हम क्या कहते हैं? हम फर्मेंटेशन कहते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली आपके पास फर्मेंटेशन की 2 टाइप्स हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया। एक एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है और एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होगी। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपके पास क्या होगा? कि आपके पास सिंपली पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इथानॉल, यानी कि एल्कोहल के अंदर, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। क्योंकि पायरुवेट के अंदर 3 कार्बन है तो ये टूट जाएगा इनटू इथानॉल, यानी कि जिसमें 2 कार्बन है, एंड साथ ही साथ किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, जिसके पास 1 कार्बन है। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक रिएक्शन हो गया। मज़ीद इसकी डिटेल में जाते हैं कि ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती कहाँ पे है। तो ये तो होगी सबसे पहले प्रिमिटिव सेल्स के अंदर। प्रिमिटिव सेल्स कौन से होते हैं? प्रोक्रियोट्स, यानी कि बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया, बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं? इथानॉल प्रोड्यूस करते हैं पायरुवेट को यूज़ करके। फिर इसके बाद आपके पास टेप वर्म जो है, जो कि गट पैरासाइट है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पैरासाइट के तौर पे काम करता है। इसके अंदर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, यानी इथानॉल प्रोडक्शन होती है। देन हम बात करते हैं रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। आपके पास जो हायर प्लांट्स हैं उनकी रूट्स के अंदर भी क्या होती है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। एंड इन दी एंड हम बात करते हैं इन सम यूक्रियोट्स, इनके अंदर भी क्या होता है? एल्कोहलिक
फर्मेंटेशन होती है। तो यानी कि आपके पास, और यूक्रियोट्स में अगर स्पेसिफिकली बात करें तो किसके अंदर, यीस्ट के अंदर, ठीक है। जो खमीरा होता है या खमीर होता है जिसको आप जिससे रोटी पकाते हैं बेसिकली, उसके अंदर आपके पास क्या हो रही होती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रही होती है, ठीक है। तो बेसिकली प्रोक्रियोट्स में, यूक्रियोट्स में, गट पैरासाइट में और रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स के अंदर यहाँ पे क्या हो रही है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है ना, यानी इथानॉल प्रोडक्शन। अब इस रिएक्शन की बात कर लेते हैं। रिएक्शन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने दो कार्बन बनाने हैं और आपने उनके ऊपर डबल बॉन्ड से दो ऑक्सीजन लगा देने हैं। एक तरफ आपने OH लगा देना है, दूसरी तरफ आपने मिथाइल ग्रुप लगा देना है, तो आपके तीन कार्बन पूरे हो गए। ये आपके पास क्या है, ये है पायरुविक एसिड, ठीक है। और अगर हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो ये है C3H4O3, या फिर हम इसको कह सकते हैं CH3COCOOH, ठीक है। सो दिस इज द बेसिकली पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे हम मजीद बात करते हैं कि ये आपके पास एक पायरुवेट था। सपोज दिस इज अ पायरुवेट मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले इस पे एक एंजाइम एक्ट कर रहा है और वो एंजाइम है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। अब इसके नाम से जाहिर है ऐसा एंजाइम जो कि पायरुवेट की क्या कराएगा, डीकार्बोक्सिलेशन, यानी उससे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवाएगा। तो ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज हो गई, CO2 जब रिलीज हो गई, तो आप स्ट्रक्चर को देखें। और CO2 कौन से रिलीज हुई है, पायरुवेट में जो COOH ग्रुप है ना, वहाँ पे मैंने आपको क्रेब्स साइकिल वाले लेक्चर में भी बताया है, और इससे पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि आपके पास जब CO2 किसी मॉलिक्यूल के अंदर से रिलीज होती है तो आपके पास क्या होता है, आपके पास उसका कार्बोक्सिलेट ग्रुप एलिमिनेट हो रहा होता है, बेसिकली उसका COO ग्रुप जो होता है वो निकल रहा होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो आपके पास CH3COH, ये आपके पास रिमेनिंग स्ट्रक्चर होगा। और अगर आप इसको गौर से देखें तो ये क्या है, ये है एसीटैल्डिहाइड, ये है एसीटैल्डिहाइड, ठीक है। आपने केमिस्ट्री में इसको पढ़ा होगा। देन हम यहाँ पे बात करते हैं मजीद, अगर इसके ऊपर रिएक्शन हो जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा कि आपने जो ग्लाइकोलिसिस के अंदर NADH2 बनाया था, जो ग्लाइकोलिसिस में NADH2 बनाया था वो आएगा और वो अपने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स दे के चला जाएगा किसको, एसिटैल्डिहाइड को, और वो खुद ऑक्सीडाइज होकर NAD+ बन के चला जाएगा। NADH2 आएगा, NADH2 एसिटैल्डिहाइड की रिडक्शन कर जाएगा, खुद NAD+ बन के चला जाएगा, यानी वो ऑक्सीडाइज होके चला जाएगा और आपके पास इथानॉल बन जाएगी। कैसे, अब आप गौर से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे एसिटैल्डिहाइड के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन करके बनाऊं तो ये आपका एसिटैल्डिहाइड है। आपके पास NADH2 के पास दो हाइड्रोजन है, तो आप यहाँ से एक बॉन्ड उतारें, एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट कर दें और एक हाइड्रोजन आपने इस कार्बन के साथ शिफ्ट कर देना है। और अब इसके स्ट्रक्चर को पूरा करें तो क्या आप देख सकते हैं कि आपके पास CH3CH2OH बना है, ठीक है। तो ये आपके पास ये CH2 ग्रुप आ गया और ये उसके साथ OH ग्रुप आ गया और ये मिथाइल ग्रुप आ गया, ये बन गया आपके पास क्या, इथानॉल, ठीक है, यानी कि इथाइल अल्कोहल। तो आपके पास पहले स्टेप के अंदर पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज के जरिए CO2 रिलीज हुई, एंड देन अगले ही स्टेप के अंदर आपके पास क्या हुआ, आपके पास अल्कोहल, जो एंजाइम होगा उसका नाम होगा अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो आपके पास अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज को क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इथानॉल लेता हूँ, ठीक है, तो इथानॉल की अगर ऑक्सीडेशन कर दी जाए, इथानॉल की अगर ऑक्सीडेशन कर दी जाए तो आपके पास एसिटैल्डिहाइड बनता है, और एसिटैल्डिहाइड की अगर रिडक्शन कर दी जाए तो आपके पास इथानॉल बनता है। ये सेम कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री वाला है कि अगर आप अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड्स बनेंगे, और एल्डिहाइड्स की रिडक्शन से अल्कोहल्स बनेगी, और यहाँ पे अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज दूसरे स्टेप में एंजाइम आपके पास इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो ये आपने पढ़ ली अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की तरफ। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं, जिसको हम लैक्टेट फर्मेंटेशन भी कहते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास क्या होगा, वही आपने पायरुवेट बना लेना है, CH3। आपने 2 कार्बन लगाए और उन दोनों कार्बन पे आपने क्या किया, O लगाया और साथ में एक तरफ OH लगा दिया, दिस इज द पायरुवेट। ठीक है। वहाँ पे आपने क्या किया था, आपने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवाया था। ठीक है। यहाँ पे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, डायरेक्टली आपके पास NADH2 आएगा और NAD प्लस बन के चला जाएगा। यानी कि आपके पास क्या होगा, आपके पास पायरुवेट की रिडक्शन हो जाएगी, NADH2 की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और आपके पास बन जाएगा लैक्टिक एसिड। आपके पास बन जाएगा लैक्टिक एसिड। अगर आपने केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि लैक्टिक एसिड क्या होता है, हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। तो आप अगर स्ट्रक्चर उसी तरह से बनाएं पायरुवेट का, ठीक है, ये आपने क्या किया, आपने पायरुवेट का स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो आपने क्या करना है, आपने जो कार्बन नंबर 2 है, ठीक है, कार्बन नंबर 2 में आपने क्या करना है, ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन दे देना है और एक हाइड्रोजन कार्बन को दे देना है। तो ये आपके पास, अगर इसको आप गौर से देखें तो आपके पास बनेगा CH3, CH, उसके साथ OH, साथ में COOH। ये क्या है, ये आपके पास 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड है और इसी को हम क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड कहते हैं। और यहाँ पे जो आपके पास एंजाइम होगा वो होगा लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है। तो ये आपके पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी आपने यहाँ पे कर ली। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपके पास जो एनर्जी आपको मिली है फर्मेंटेशन के प्रोसेस से, वो एनर्जी कितनी है, वो एनर्जी आती कहाँ से है। तो सबसे पहले आप अगर देखें कि आपके पास ग्लाइकोलिसिस हुई, ग्लाइकोलिसिस से आपको क्या मिला, आपको 4 ATP मिले और आपको 2 NADH2 मिले। ठीक है। और आपको अगर हम टेक्निकली बात करें तो 2 ATP मिले थे नेट में, प्रॉफिट में। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ATP बने। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो 2 पायरुवेट बने ना, आइदर वे, चाहे आप उसको इथानॉल में कन्वर्ट करें, चाहे आप उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करें, आपके पास अगर 2 पायरुवेट थे और एक पायरुवेट को इथानॉल हो, चाहे चाहे वो लैक्टेट हो, उसमें हमने कन्वर्ट करने के लिए NADH यूज़ करना है। तो एक पायरुवेट के लिए आपको एक NADH2 यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। सो अगर आपको पायरुवेट 2 हैं और 2 NADH2 बने थे तो दोनों पायरुवेट को आपने कन्वर्ट करने के लिए दोनों NADH2 यूज़ कर ले, यानी कि आपके पास NADH2 खत्म हो गए। तो इन दी एंड आपके पास जो चीज़ बचती है वो बचते हैं 2 ATP। और वो कौन से 2 ATP होते हैं, ग्लाइकोलिसिस के। और यही वो 2 ATP होते हैं जो हम कहते हैं कि ग्लाइकोलिसिस एनर्जी प्रोडक्शन का जरिया होता है उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर की जिनमें एनाएरोबिक रिस्पायरेशन हो रही होती है। ठीक है। एरोबिक रिस्पायरेशन में भी 2 ATP ग्लाइकोलिसिस से आ ही रहे होते हैं नेट में, लेकिन इसके आगे मजीद पायरुवेट से हम इसको एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करके मजीद ATP जो है बना लेते हैं। ठीक है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद कर लेना था। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड फेट ऑफ पायरुवेट। यानी कि आपके पास पायरुवेट की तीसरी फेट क्या होगी, इट विल बी सिंपली पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए। और ये कब होगा कि जब आपके पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी, आपके पास जो रिस्पायरेशन है वो बेसिकली एरोबिकली हो रही होगी, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन। और यहाँ पे अगर हम देखें कि पायरुवेट, इससे पहले अगर हम बात करें कि आपके पास पायरुवेट कैसे कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में, हम बात करेंगे कि पायरुवेट बनता कहाँ पे है। तो पायरुवेट आपके पास बनता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब पायरुवेट जो है ये एक चार्ज मॉलिक्यूल है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को, स्पेसिफिकली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता। तो वहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, उसका नाम है पायरुवेट, पायरुवेट ट्रांसलोकेज, पायरुवेट ट्रांसलोकेज। पायरुवेट ट्रांसलोकेज क्या करता है, ये पायरुवेट के साथ बाइंड करता है और उसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एंटर करवा देता है। ठीक है ना। सो पायरुवेट साइटोसोल में बना, पायरुवेट साइटोसोल में बना, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता था क्योंकि ये चार्ज मॉलिक्यूल था। अब इसको पायरुवेट ट्रांसलोकेज ने क्या किया, हाथ पकड़ के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ रवाना कर दिया। अब ये पायरुवेट आ गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे आपकी PTB और FTB में थोड़ा सा इख्तलाफ है। आपने जो मेन बात है वो ये याद रखनी है कि पायरुवेट बेसिकली एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर होने के बाद पायरुवेट कन्वर्ट होता है किसके अंदर, एसिटाइल कोए के अंदर। ठीक है। और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कहते क्या है, ये जो कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू एसिटाइल कोए है, ये रिएक्शन है क्या, इसको कहते हैं लिंक रिएक्शन। इसको कहते हैं लिंक रिएक्शन।
या फिर इसको कहते हैं ट्रांजिशन रिएक्शन, ट्रांजिशन रिएक्शन, या फिर इसको कहते हैं पायरुवेट ऑक्सीडेशन, पायरुवेट ऑक्सीडेशन। क्योंकि जब आप फर्मेंटेशन देखते हैं तो वहाँ पे पायरुवेट की रिडक्शन होती है, वहाँ पे पायरुवेट की ऑक्सीडेशन नहीं होती, यहाँ पे पायरुवेट की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। इसको लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके पास ये रिएक्शन लिंक कर रहा है वो उन रिएक्शन को कि जो ग्लाइकोलाइसिस में हो रहे हैं उन रिएक्शंस के साथ जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहे हैं। कैसे? यानी कि आपके पास साइटोसोल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब्स साइकिल हो रही है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होती है, क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में होता है। तो ये लिंक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो इन दो फेजेस के दरमियान यू कैन से लिंक प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, हम पायरुवेट को, आपने पायरुवेट मॉलिक्यूल बना लिया सबसे पहले, दिस इज द पायरुवेट मॉलिक्यूल। इसके ऊपर सबसे पहला जो आपके पास स्टेप है, सबसे पहला जो एंजाइम एक्ट करेगा वो क्या होगा, वो होगा पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो आपके पास पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज ने जब इस पे एक्ट किया तो ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो गया एसिटाल्डिहाइड के अंदर, ठीक है। सो इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड। इसका CO2 रिलीज हो गया, और वो CO2 कहाँ से रिलीज हुआ, कैसे रिलीज हुआ, ये वाला CO2 आपके पास रिलीज हो गया, ठीक है। और आपके पास बच गया एसिटाल्डिहाइड। अब स्टेप 2 के अंदर आपके पास क्या होता है, स्टेप 2 आपके पास एसिटाल्डिहाइड है, आपके पास इस एसिटाल्डिहाइड की रिडक्शन करा दें, NADH2 आए, NAD बन के चला जाए और ये आपके पास एसिटाल्डिहाइड रिड्यूस हो जाए, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास इथानॉल बन जाएगी, आपके पास इथानॉल बन जाएगी, और ये है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती। अब चूंकि ये रिएक्शन मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है तो डिफरेंस तो होगा, तो यहाँ पे बेसिकली NAD आएगा, ठीक है, यहाँ पे NAD आएगा, NAD पॉजिटिव आएगा और NADH2 बन के चला जाएगा। यहाँ पे बेसिकली एसिटाल्डिहाइड की हमने क्या कर दी, ऑक्सीडेशन कर दी, ठीक है। तो ये आपने एक डिफरेंस याद रखना है फर्मेंटेशन के अंदर और एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर, कि जो साइटोसोल के अंदर फर्मेंटेशन हो रही है वहाँ पे क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड की रिडक्शन होती है और वो बन जाता है आपके पास क्या, इथानॉल। जबकि आपके पास मैट्रिक्स में जो आपके पास लिंक रिएक्शन का रिएक्शन है, एसिटाल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है, NAD आता है, NADH2 बन के चला जाता है, और एसिटाल्डिहाइड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसीटेट ग्रुप, ठीक है, एसीटेट ग्रुप, जिसको हम एसिटिक एसिड ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपके पास जब भी किसी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है तो वो क्या बनता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो अगर एसिटाल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एसीटेट बनेगा, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आपके पास क्या होता है, आपके पास हम क्या ऐड करवा देते हैं, हम को एंजाइम ए ऐड करवा देते हैं, ठीक है। को एंजाइम ए ऐड जब करवाते हैं तो ये बेसिकली बन जाता है एसिटाइल को एंजाइम ए, ठीक है। तो आपको होपफुली समझ आ गया होगा कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। हमने पायरुवेट की डीकार्बोक्सिलेशन की, उसको एसिटाल्डिहाइड बनाया और एसिटाल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कराई, और ऑक्सीडेशन कराने के साथ साथ उसमें एडिशन ऑफ कोए करवा दी और ये बन गया एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक लास्ट टाइम समराइज करके इस रिएक्शन को लिखूं तो आपके पास पायरुवेट था, इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए, तो आपके पास CO2 रिलीज हुआ, आपके पास NAD+ आया और NADH2 बन के चला गया, और आपके पास क्या हुआ, एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए हो गई, ठीक है। और ये जो सारा का सारा आपके पास प्रोसेस है ये आपके पास कौन करवा रहा है, आपके पास करवा रहा है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अब ये कौन सी बला है, ये कौन सी चीज़ है, ये बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स है, ये एक एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर 3 एंजाइम होते हैं, ठीक है। उनमें से एक एंजाइम आपके पास पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है, ठीक है ना। तो ये आपने, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको चाहे आप याद रखें या ना रखें, लेकिन पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है इसमें 3 एंजाइम होते हैं, उनमें से एक एंजाइम पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज है, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है ये 1 बाय 1 बेसिकली आपने ये स्टेप्स पढ़े हैं 1 2 3, इन स्टेप्स को कौन करवाता है, ये कॉम्प्लेक्स करवाता है, ठीक है ना। हर एंजाइम अपना अपना रिएक्शन जो है वो करवाएगा, बेसिकली मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसको आपकी बुक ने बिल्कुल छोटा करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो उन डिटेल्स के अंदर हम नहीं जाते, वो इंशाल्लाह जब आप MBBS में आएंगे तब आप डिटेल में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है ना।
तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, एसिटाइल कोए। अब ये जो एसिटाइल कोए बना है ये कितने होंगे, अगर एक ग्लूकोज है तो एक ग्लूकोज से दो पायरुवेट बने, तो एक पायरुवेट से एक एसिटाइल कोए बना, तो आपके पास दो पायरुवेट से दो एसिटाइल कोए बने। और आपके पास ये जो प्रोसेस है इसको हम वैसे नाम क्या देते हैं, इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि आपके पास पायरुवेट की एक तो ऑक्सीडेशन हो रही है और साथ ही साथ आपकी डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रही है, यानी कि आपके पास CO2 रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है। ठीक है, तो ये सारा का सारा रिएक्शन था, ये सारा का सारा प्रोसीजर था, ये सारा का सारा प्रोसेस था। ठीक है, इन दी एंड आपको थोड़ी सी एक हिंट प्रोवाइड कर देता हूँ। ये बेसिकली आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो एसिटाइल कोए प्रोड्यूस होता है, ये उसी टाइम पर क्रेब्स साइकिल की तरफ चला जाता है या किसी और प्रोसेस की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पे एक और आपको थोड़ी सी हिंट दे दूंगा कि आपको मैंने बताया था कि पायरुवेट जो है वो ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो सकता है। पायरुवेट ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो सकता है। इट्स अ काइंड ऑफ, यू कैन से, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि आपका पायरुवेट बेसिकली कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। एक एक हिसाब का जैसे रिवर्स ग्लाइकोलिसिस है ना, उस तरह का रिएक्शन यहाँ पे होता है। लेकिन इसको आपके सिलेबस में डेफिनेटली डिस्कस नहीं किया हुआ, तो हम इसको बस इतना सा सिंपल सा याद रखेंगे कि इंटरमीडिएट आपके पास क्या है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में और सेलुलर रिस्पायरेशन में यू कैन से एक इंटरमीडिएट है, यानी आप उसके थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करा सकते हैं और सेलुलर रिस्पायरेशन भी करा सकते हैं। तो वो आपके पास क्या है, वो बेसिकली फॉस्फोइनोल पायरुवेट है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं कि जो रिलेट करके आती हैं, लेकिन चूंकि डिटेल में डिस्कस नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। सो हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं और होप्स हो कि आपको इस सब की समझ आई होगी। एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।